पनामा नहर और स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्ग हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इन सरल रास्तों को चुनने से बड़े जहाज कई दिन की यात्रा और अधिक व्यय से बच सकते हैं। इसी तरह थाई नहर एक और परियोजना है जो जहाजों की दूरी को काफी मात्रा तक कम कर देगी। इस मार्ग के उपयोग से हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक जाने वाले जहाज 1200 किलोमीटर या 3 दिन की दूरी कम कर सकते हैं। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बाद भी इच्छुक निवेशकों के होने के बावजूद भी ये जलमार्ग आज भी कागजों पर ही रह गया है। परंतु ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम थाई नहर के बारे में जानेंगे, जिसे एशिया की पनामा नहर कहा जाता है। साथ ही आइए समझते हैं कि इसमें भारत के क्या हित हैं। आज मलक्का जल डमरू मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। ऐसा इसलिए है कि ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इसमें से गुजरते हैं, यानी कि प्रतिदिन औसतन 270 से अधिक जहाज। हमारे दैनिक उपयोग में शामिल अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के साथ साथ वैश्विक व्यापार का लगभग 25% हिस्सा इसमें से गुजरता है। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में जहाजों की संख्या में प्रति वर्ष 1.5 लाख की वृद्धि होगी। हालांकि इस जल डमरू मार्ग में अधिकतम 1.25 लाख जहाजों को सुरक्षित ले जाने की ही क्षमता है। न केवल बढ़ता यातायात बल्कि उबड़ खाबड़ इलाका भी इस जल डमरू मार्ग की एक बड़ी कमजोरी है। चूंकि कई जहाजों पर अधिकतम क्षेत्रफल 3 किलोमीटर से कम है, इसलिए यहाँ नियमित रूप से घटनाएं और ब्लॉक होते रहते हैं। कुछ समय पहले तक इस इलाके में समुद्री लुटेरों के द्वारा अशांति भी अधिकतम थी। इतना ही नहीं, जल डमरू मार्ग की गहराई कई जगहों पर केवल 25 मीटर ही होने के कारण बड़े तेल टैंकरों को पार करना मुश्किल हो जाता है। ये सुपर टैंकर्स हजारों किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके केवल लॉम्बॉक जल डमरू मार्ग से ही आगे बढ़ सकते हैं। थाई नहर को इन सभी समस्याओं का समाधान माना जाता है। थाईलैंड के हिस्से क्रैक केप के माध्यम से एक नहर का विचार सदियों पुराना है। 18वीं सदी में थाई राजकुमार ने गणना की कि नहर उनके पश्चिमी तट पर युद्धपोतों को पहुंचाकर सुरक्षित करने में मदद करेगी। न केवल उन्होंने बल्कि बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी नहर में रुचि दिखाई। लेकिन इतनी बड़ी परियोजना के लिए उनमें से कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। जब फ्रेंच राजनयिक फर्डिनेंड लेसेप्स, जिन्होंने स्वेज नहर के निर्माण का नेतृत्व किया था, इसके लिए आगे आए तो अंग्रेज उसमें भी टांग अड़ाने लगे। उन्हें डर था कि अगर नहर बन गया तो उनके नियंत्रण में आने वाले सिंगापुर बंदरगाह का महत्व खत्म हो जाएगा। बाद में ब्रिटेन ने नहर के निर्माण को रोकने के लिए थाई राजा के साथ एक अनुबंध बनाया। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ थाई नहर के लिए परिश्रम फिर से शुरू हो गया। आज थाईलैंड को निश्चित रूप से बोध है कि नहर उनकी अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि से बढ़ावा देगी। अनुमान है कि न केवल टोल की कमाई बल्कि नहर के साथ औद्योगिक केंद्रों के निर्माण से और पर्यटन के माध्यम से लाखों रोजगार पैदा होंगे। लेकिन इस परियोजना को सफल करने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। थाईलैंड के लिए सबसे पहली चुनौती ये है कि नहर कहाँ बनाई जाए। लगभग 400 किलोमीटर लंबी दक्षिणी केप में अलग अलग तरफ 4 रास्ते थे। केवल कम लंबाई के कारण किसी भी मार्ग को चुनना उचित नहीं है। नहर का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां पहाड़ नहीं है। जहां तक संभव हो आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रहना बेहतर है। नहीं तो या तो पहाड़ तोड़ने पड़ते या पनामा नहर की तरह जटिल ताले बनाने पड़ते। इन दोनों उपायों से लागत बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, तालों का आकार उन जहाजों के आकार को सीमित कर देगा जो गुजर सकते हैं। इन कारणों से अपेक्षाकृत सस्ता 9A मार्ग अधिक दूरी के बावजूद सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन कम से कम $30 अरब खर्च करने के बाद ही नहर को पूरा किया जा सकता है।
ये थाईलैंड के सालाना सैन्य बजट के 4 गुना से भी ज्यादा है। इसके अलावा इस मेगा परियोजना के सफल समापन के लिए सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होगी। चीनी कंपनियां नहर बनाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नहर का सबसे बड़ा फायदा चीन को है। चीन के घरेलू तेल का लगभग 80% और उसके निर्यात का एक बड़ा प्रतिशत वर्तमान में मलक्का जल डमरू मार्ग से होकर गुजरता है। यदि चीन संघर्ष के परिणाम स्वरूप मलक्का जल डमरू मार्ग पर नियंत्रण खो देता है तो चीन वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख धमनी तक पहुंच खो देगा। तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 2003 में इसे मलक्का का संकट कहकर इसकी विशेषता बताई। चीन नहर को अपने समाधान के रूप में देखता है, लेकिन थाईलैंड को डर है कि अगर परियोजना सफल नहीं हुई तो वो एक कर्ज में डूब जाएगा। इसके अलावा उन्हें डर है कि चीन की उपस्थिति भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को उनसे अलग कर देगी। भारत को डर है कि चीन युद्धपोत हिंद महासागर में आसानी से प्रवेश करने के लिए इस नहर का उपयोग प्रवेश द्वार के रूप में करेंगे। इसे देखते हुए भारत पहले ही मलक्का जल डमरू मार्ग और प्रस्तावित क्रा नहर के पास अंडमान द्वीप समूह में भारी सैन्य तैनाती कर चुका है। हमने कुछ महीने पहले इस बारे में एक वीडियो किया है। इतना ही नहीं, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस नहर को बनाने में मदद की पेशकश की है। वहीं मदद के इतने वादों के बावजूद थाईलैंड नहर बनाने को तैयार नहीं है। इसका मुख्य कारण ये डर है कि दक्षिणी केप को विभाजित करके बनाई जा रही नहर साम्राज्य की अखंडता को भंग कर देगी। सरकार का मानना है कि नहर मलय प्रभुत्व वाले केप को मुख्य भूमि से अलग कर सकती है, जहां थाई लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं। उन्हें इस बात का भी दुख है कि नहर की दूसरी तरफ मलेशिया देश है, जिसे नहर के निर्माण से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज इस नहर के बजाय थाईलैंड दोनों किनारों पर बंदरगाहों का निर्माण करके इसे सड़क और रेल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जहाज पर ढोए गए कार्गो को जमीन से दूसरे किनारे तक ले जाया जाएगा और दूसरे जहाज पर लोड करके परिवहन जारी रखेगा। इसके एक भाग के रूप में ही दोनों पक्षों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण थाईलैंड ने पहले ही कर लिया था। ये एक 4 लेन सड़क है जिसके बीच में रेल श्रृंखला बनने के लिए काफी दूरी शेष है। थाई नहर कब बनाई जाएगी या कभी बनाई जाएगी, इसका सवाल अनुत्तरित है। लेकिन अगर सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो ये जलमार्ग स्वेज नहर और पनामा नहर जितना ही महत्वपूर्ण होगा। स्वेज नहर और पनामा नहर उस समय की महान शक्तियों के बीच संघर्ष की कहानी बयां करती है। बेशक थाई नहर की स्थिति अलग नहीं है।